वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेसन नंबर 2 डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट थर्ड। गाइस अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में गाइस हमने राइट टू फ्रीडम करा था जिसमें हमारे आर्टिकल 19 से 22 तक थे। अब हम करते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो हमारा रिलीजन धर्म होता है उसको लेके हमें क्या राइट्स मिले हुए हैं। इसमें हमारे आर्टिकल 25 टू 28 आते हैं, यानी कि 25, 26, 27, 28। स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 25 से। आर्टिकल 25 ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड अलाउ सिटीजन्स टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ देयर चॉइसेस। जो आर्टिकल 5 है वो हमें फ्रीडम देता है कंसाइंस। इनके मीनिंग्स देखते हैं। पहले हम जो कंसाइंस, प्रोपगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस जो है इसके मीनिंग्स क्या है, ये होते क्या है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल to mold his relation with God or creatures in whatever way he desire। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसके अंदर की फ्रीडम, यानी कि उस पर्सन को ये राइट है कि वो अब गॉड के साथ या किसी क्रिएचर के साथ कि अपने रिलेशंस कैसे रखना चाहता है। यानी कि क्रिएचर से मतलब है जैसे कई लोग जो होते हैं वो गाय की पूजा भी करते हैं। तो इसमें यही है कि जो कंसाइंस का मतलब है कि आप अपने रिलेशंस गॉड के साथ, क्रिएचर्स के साथ किस वे में रखना चाहते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आपको इस चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसमें हमारे प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट आते हैं। तो हम देखते हैं प्रोफेस। प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। प्रोफेस जो है वो डिक्लेरेशन देता है किसी पर्सन के जो रिलीजियस है, जो जिस धर्म को मानता है, तो उसका जो विश्वास है उस पर और जिस फेथ से वो उसको मानता है, तो उसके पे कोई बाउंडेशन नहीं लगेगी। आप उसको सबको बता सकते हो फ्रीली। आप उसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो सिख होते हैं उनके उसमें धर्म में ये माना जाता है कि उन्हें कृपाण रखना है अपने पास। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर रखा है, सिक्स आर अलाउ टू वियर एंड कैरी कृपांस, कि वो कृपांस को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। और जो कृपांस होते हैं वो इस शेप में होते हैं, इस तरीके से होते हैं, मतलब ठीक है। तो प्रोफेस जो है वो हमें ये देता है कि राइट है उसमें हमारा कि हम उसमें बिलीव कर सकें और खुलकर अपनी बात को रख सकें, अपना धर्म बता सकें। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। यानी कि आपका जो रिलीजन है, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो, उससे रिलेटेड जो पूजा पाठ है, जितनी भी चीज़ें जो आपके धर्म से रिलेटेड हैं, जो आप करते हो, वो आप ओपनली कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर इस जगह पर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी है आप ओपनली उससे कर सकते हो। फिर है हमारा प्रोपोगेट। प्रोपोगेट क्या कहता है कि propagating one's religious beliefs and tends to others are not merely to the followers of one particular reason। प्रोपोगेट ये कहता है कि किसी पर्सन का जो रिलीजन को लेकर बिलीफ है, आप उसको लेकर किसी दूसरे पर्सन को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते अगर वो अपनी मर्जी से ना आना चाहे, मतलब कि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। इट डजेंट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन टू योर ओन रिलीजन। आपको इसमें ये राइट नहीं मिलता है कि आप किसी पर्सन को उसका रिलीजन कन्वर्ट करा सको, अपने रिलीजन में करा सको। तो आपको इसमें ये राइट नहीं मिलता है। उसके बाद है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड डिसेंसी आर द मेजर हैंडीकैप्स ऑन द वे इम्प्लीमेंटिंग दिस राइट। जब इस राइट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस टाइम पे ध्यान रखा जाता है पब्लिक ऑर्डर का, यानी कि लोगों में पीस रहे, अच्छे से सारी चीज़ें हों जो रिलीजन से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े ना हों, सबकी हेल्थ को, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस राइट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 26। द स्टेट अलाउज द सिटीजन्स टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो स्टेट है वो अलाउ करती है सिटीजन्स को कि वो अपने जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी मैटर है उन्हें मैनेज खुद कर सकें। यहाँ पर आपको बाउंडेड नहीं किया जा सकता है कि आपका ये, अगर आपका रिलीजन है, इससे रिलेटेड कोई मैटर है तो उसे कोर्ट में जाके या फिर स्टेट ही सॉल्व करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिटीजन है वो अपने खुद ही सॉल्व कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को। लाइक यहाँ पे जैसे है रिलीजियस डिमोनिटेशन। इसका मतलब है कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, फिर उससे ग्रुप बना है, कुछ लोगों का ग्रुप है, उनको डॉक्टराइन और प्रिंसिपल सही लगते हैं, जो उनके लिए वेल बीइंग हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो उसको अपनाते हुए जो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसे एक पर्टिकुलर सही नेम दे देते हैं, तो वो हो जाते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशंस।
जैसे कि है एक रामकृष्णा मिशन भी है, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप खुद ही अपने ग्रुप के, अपने इंडिविजुअली जो रिलीजियस अफेयर्स हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 27। ये कहता है इट प्रिवेंट्स द स्टेट टू इम्पोज टैक्सेशन इन ऑर्गेनाइजिंग रिलीजियस फेस्टिवल। ये प्रिवेंट करता है स्टेट को कि वो इम्पोज ना करे टैक्स ऑर्गेनाइजिंग रिलीजियस फेस्टिवल। जब रिलीजियस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस पर वो टैक्स ना लगाएं, और वो किसी पर्टिकुलर के लिए भी, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए भी जो टैक्स उसे मिला है वो उसे मतलब खर्च ना करे, उस पर स्पेंड ना करे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देयर इज अ पर्सन हु पे टैक्स, ठीक है। एक पर्सन है जो टैक्स पे करता है, जो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये जो आर्टिकल है ये प्रिवेंट करता है स्पेंड करने से प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर धर्म पे उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं और उस पर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उस पर जो टैक्स आपने लिया है उसको स्पेंड नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर अगर आप चाहें तो आप स्पेंड कर सकते हैं प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सारे रिलीजन। आपको यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, अगर आपको करना है तो सब पर इक्वली खर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ से स्टेट को रोका जाता है कि वो स्पेंड ना करें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर। अब आता है हमारा आर्टिकल 28। इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम इशूइंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट और पार्शली एडेड बाय द स्टेट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं लोगों को, तो वो 4 तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 4 टाइप्स से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फुली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो पूरे तरीके से स्टेट के अंडर आता है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोमेंट, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी ट्रस्ट ने बनाया हो लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट करती हो, यानी उसमें जो चीज़ें की जाती हैं वो स्टेट के द्वारा होती हैं। रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, यानी कि जो स्टेट से रिकॉग्नाइज है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सीबीएसई स्कूल्स, ठीक है, जो कि मतलब कुछ जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिसमें सीबीएसई की स्टडी कराई जाती है, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई होते हैं लेकिन होते प्राइवेट हैं। रिसीविंग एड फ्रॉम दी स्टेट, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एड मिलता है, जिन्हें सिर्फ हेल्प मिलती है स्टेट से। तो ये देखते हैं फर्स्ट जो जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहाइबिटेड है, जो पूरे सरकार के होते हैं, स्टेट के होते हैं, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते हैं, मना है, प्रोहाइबिटेड है। फिर आता है जो ट्रस्ट इस्टेब्लिश करती है, वहां पर ये चीज़ें परमिटेड होती हैं, यहाँ पर आप दे सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, इसमें जो मोस्टली जो स्कूल्स वगैरह आते हैं और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो इसमें जो है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो लेकिन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि यहाँ पर आप जिसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहे हो तो आप यहाँ पर पूछोगे कि हाँ आप लेना चाहते हो इससे रिलेटेड या नहीं लेना चाहते हो। आप जिसको भी आप रिलीजन के बारे में बता रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा। लाइक अगर हम सीबीएसई स्कूल्स या किसी भी स्कूल की बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो रिकॉग्नाइज होते हैं स्टेट के उस पर, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बच्चे हैं वो तो डिसीजन ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे उनके जो गार्जियंस हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ उनके जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, उन्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। अब आता है हमारा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो हमारे आर्टिकल 29 और 30 में हमें मिलते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 29। इट मेक प्रोविजंस अलाउ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड टू बी एजुकेटेड इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज। आर्टिकल 29 ये कहता है कि इसमें ये प्रोविजंस बनाए जाएं जिसमें अलाउ हो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। माइनॉरिटी से मतलब है कि जो सिख, जैन, मुस्लिम ये लोग होते हैं, ये होते हैं माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको ये चीज़ अलाउ है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें उनकी प्रेफर की हुई लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो। लाइक जो मदरसे होते हैं मुस्लिम्स के, वहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती है, तो अगर वहाँ कोई और भी कास्ट और भी रिलीजन के स्टूडेंट्स जाते हैं तो आप वहाँ उन्हें मना नहीं कर सकते हो, वो भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर और ये भी है कि जो जिस भी प्रेफर लैंग्वेज का जो इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है वहाँ पर इस लैंग्वेज को भी उतना ही प्रेफर किया जाएगा जितना और लैंग्वेजेस को किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा आर्टिकल 30, इट अलाउस एजुकेशन इन द स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन मदर टंग और एनी स्पेशल स्क्रिप्ट और लोकल लैंग्वेज। आर्टिकल 30 में ये है कि ये एजुकेशन अलाउ करता है स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन को कि उनको उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए और किसी स्पेशल लैंग्वेज में भी, अगर ऐसा है उसमें माना गया है तो लोकल लैंग्वेजेस भी वो चूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे किसी को प्रोहाइबिट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि हाँ आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते ये लैंग्वेज। आपको जो अगर वहाँ पर वो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है तो आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। अब आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 इसके अंदर आता है हमारा, और ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या है। दिस आर्टिकल इज रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल, इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 बाय द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे गए हैं, जनक हैं, वो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद में है द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, certoria and quo warranto। यानी ये 5 ये रिट्स के टाइप हैं जो आप रिट पिटिशन डालते हो कोर्ट्स में, तो ये इसी हमारे आर्टिकल 32 और 226 के अंदर ही आप इस रिट को डालते हो। तो हम इन्हीं 5 टाइप्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, किस तरीके से, और रिट क्या होता है। ठीक है, these writs are used by the Supreme Court and High Courts to the inferior courts or to the administrative tribunals against violation of this writs। यानी कि ये writs जो हैं ये एक डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके से, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन डालते हो अगर आपका कोई वॉयलेशन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट, तो आप रिट पिटिशन डालते हो कोर्ट्स में। तो ये वही है जो होता है रिट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हेबिस कॉर्पस, whose literally meaning is to have a body। जो हेबिस कॉर्पस है उसका लिटरली मतलब होता है have a body। It is a command issued by the Supreme Court और the High Court। ये एक कमांड है हेबिस कॉर्पस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देती है, किसके अगेंस्ट, अ कॉर्पोरेशन कंपनी, एक कोई कॉर्पोरेशन कोई कंपनी, हु इज इलीगली डिटेन्ड अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जो कि अगर कोई जो कंपनी है वो किसी पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को गलत तरीके से डिटेन कर लेती है, बंदी बना लेती है, तो आप रिट डाल सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, उसे डिटेन कर लिया गया है, उसके बाद में एक जो हमारा आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि एक पर्सन को अगर आपने डिटेन करा है तो आप उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। बट अगर उस टाइम पर आप 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने से नहीं लेके जा सकते हैं, तो जो पर्सन जिसको आपने डिटेन किया है वो रिट पिटिशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने कि उसको इलीगली तरीके से डिटेन किया गया है। तो हैबिस कॉर्पस के बेस पे जो सुप्रीम कोर्ट होगी और हाई कोर्ट होगी, आपने जहाँ भी रिट पिटिशन डाली होगी, तो वो हैबिस कॉर्पस के बेस पे अथॉरिटी से पूछेगी कि आपने इसे इस तरीके से क्यों डिटेन करके रखा हुआ है, तो वो उनसे जवाब मांगेगी, और अगर वो देखेगी कि आप सही हो तो वो आपको ऑर्डर दे देगी उन लोगों को कि आपको वो छोड़ दें। और अगर यहाँ पे ये सीन होता है कि वो पर्सन तो ऑलरेडी डिटेन है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके बेस पे, उस पर्सन के बेस पे उसकी फैमिली में से उसके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर और इवन फ्रेंड्स भी रिट पिटिशन डाल सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस था हमारा ये, जिसका लिटरली मतलब हैव अ बॉडी भी होता है। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है मैंडमस, जिसका मतलब होता है बी कमांड, इज अ मिनिस्ट्रियल ऑर्डर। एक मिनिस्ट्रियल ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हु इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपना लाइसेंस बनवाना चाहता है, उसको अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, उसे अपना कोई लाइसेंस बनवाना है, वो जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पर वो उस ऑफिसर से कहता है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है, लेकिन जो वो ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस जगह पर जो पर्सन है वो रिट पिटिशन डाल सकता है। फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से पूछते हैं कि हाँ ऐसा क्या है, वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है,
या फिर अगर उस ऑफिसर को रिश्वत वगैरह का चाहिए होती है, तो जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा होता, तो ये चीज़ें फिर देखी जाती हैं कि वो जो ऑर्डर है, जो कोर्ट है, वो ऑर्डर देती है मैंडेमस, यानी कि वो कमांड देती है, अथॉरिटी से पूछती है कि वो पर्सन जो ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, बट इसमें ये है, ये आप सिर्फ पब्लिक मतलब जो सिर्फ कुछ ऑफिसर्स हैं उन पे यूज कर सकते हैं, आप भी किसी मिनिस्टर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पर नहीं कर सकते हैं, और आप किसी जज पर इस चीज को नहीं कर सकते हैं, ये वाली आप रेट पिटिशन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोहाइबिशन, मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग। प्रोहाइबिशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। Inferior courts those which exercise their authority beyond what they should exactly do। इसका मतलब है कि कोई कोर्ट है, लाइक हम देखते हैं एक एग्जांपल कि एक चाइल्ड है, उसने कुछ गलत किया है, ठीक है, वो 14 ईयर्स से कम एज का है, तो उसको लेके जाया जाता है हाई कोर्ट में, वहां पे उसको सजा वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब उसको सजा हो जाएगी, तो ये बोला जाएगा कि ये तो 14 ईयर से कम है ना, तो इसके लिए तो अलग कोर्ट है, जुनिवल कोर्ट है, तो इसे तो वहां पर लेकर जाना चाहिए। हाई कोर्ट कैसे फैसला सुना सकता है, उसको ये पता चलता है जिसके साथ ये हुआ है, तो जिसके साथ ये हुआ है, जिस पर्सन के साथ, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकता है कि उसके साथ गलत चीज हुई है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है दूसरी कोर्ट्स को कि आप ये गलत कर रहे हो, आपका जो वर्क है आप वो करो ना, एग्जैक्टली जो आपका वर्क है, आप उससे अलग मत जाओ। इसका मेन पर्पस यही है कि जो कोर्ट है वो दूसरी छोटी जो लो लेवल की जो कोर्ट्स होती हैं वो उनको ऑर्डर देती हैं कि आपका जो वर्क है वो उन्हें सही तरीके से बताया जाता है कि जो आपका वर्क है आप एग्जैक्टली वही करो, दूसरी कोर्ट जिस चीज के लिए बनी है उस पर्सन को वहीं पर भेजो, उसकी जो भी पनिशमेंट है उसे वहीं पर भेजा जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्शरी ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स टू द हायर कोर्ट्स। तो सर्शरी में यही है कि जो कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां से केस हायर कोर्ट्स में जाता है। लाइक जैसा हमने प्रोहिबिशन में जो हमारा एग्जाम्पल था, अब बट प्रोहिबिशन में ये होता है कि जो आपका जो केस चल रहा था आप उसी टाइम पे उसे रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, सजा मिलने से पहले। लेकिन सर्जरी में ये हो गया कि आपको तो सजा मिल चुकी है, तो आप क्या करोगे, तो आपको उसके बाद में ही पता चल रहा है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि आप सर्जरी की रेट पिटिशन डालो, और उस बेस पर जो कोर्ट होगी हायर कोर्ट, वो लोअर कोर्ट से आपका केस ट्रांसफर करके जो आपका करेक्ट कोर्ट है जहाँ पे बच्चों के लिए होता है, वो आपको उस कोर्ट में वहां पर आपको भेजा जाएगा, फिर वहां आपका जो केस होगा वो चलेगा। तो सर्जरी का मेन यही है कि वो ट्रांसफर करती है केस को हायर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स में। और जो प्रोहाइबिशन है उसमें ये है कि वो रेस्ट्रिक्ट करती है कोर्ट्स को उनके गलत मतलब गलत नहीं कहेंगे, एक तरीके से उनका जो सही काम है उसको बताती है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो ये बहुत क्लोज वंस हैं, इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ये रोकती है अथॉरिटी को, उनको बताती है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और सर्जरी में ये है कि जो कोर्ट है वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से जो ट्रांसफर सिस्टम होता है वो सब करती है कि जो कोर्ट जो जिसके लिए करेक्ट है कोर्ट वहां भेजना केसेस को, ये सब। अब हम बात करते हैं क्वो वारंटो की। तो क्वो वारंटो में क्या है, इशूड अगेंस्ट दोज हु हैव इलीगली ऑक्यूपाइड द पब्लिक ऑफिस एट द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, यानी कि कोई गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस की पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस पर काम करने लगता है बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एग्जाम एंट्रेंस वगैरह इन सब चीजों के, वो किसी भी इलीगली तरीके से, लाइक अगर आप हो, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट यहाँ वॉयलेट हो रहा है क्योंकि ये कहा गया है कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो आप कोर्ट में जाके रिट पिटिशन डालते हो, तो जो कोर्ट है वो ये देखेगी कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट, किस तरीके से उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकला उस पोस्ट के लिए या नहीं निकला। फिर जब वो देख लेगी तो वो इशू करेगी उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट वो अथॉरिटी से सारी चीजें चेक वगैरह करवाएगी, तो वो क्वो वारंटो के तहत करेगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें हमारा यही था क्वो वारंटो में। यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ हम थोड़ा सा ये देखते हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी है उसके बेस पे जो इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या की गई है फंडामेंटल राइट्स की। लाइक ये एक तरीके से समरी है जितना हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जितना हमने इस चैप्टर में यूनिट में करा है। In the year 1951, the first amendment was challenged in Shankari Prasad versus Union of India.
1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें चैलेंज किया गया था, कौन सा केस हुआ था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद में है द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इस टाइम पे ये हुआ था, कोर्ट ने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है ना, उसे राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सा भी पार्ट अमेंड कर सकती है। अब है आर्टिकल 13 जो कि टर्म डिफाइन करता है, डिफाइन द टर्म लॉ, लॉ को डिफाइन करता है। आर्टिकल 368 यूनियन पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अंदर हमें ये मिलता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, उसमें कुछ चेंजेस संशोधन करने की उसके पास पावर है। The Fourth Amendment Act was challenged in the Supreme Court in Sajjan Singh versus Rajasthan in 1964। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो था वो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1964 में सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान वाले केस में। इस केस में फोर्थ अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। कोर्ट रिट्रीटेड टू इट्स अर्लियर वर्डिक्ट एंड ओपाइन। जो कोर्ट है उसने रिट्रीट किया दोबारा से, ओपाइन यानी कि विचार किया, जो उसने फैसला लिया था, वर्डिक्ट यानी कि जो उसने फैसला लिया था उस पर उन्होंने फिर से विचार किया। तो उसमें यह हुआ कि दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। अब उसमें इंक्लूड रहेंगे फंडामेंटल राइट्स भी, मतलब वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू इन 1964 में पंडित नेहरू की डेथ के बाद द तीन अमेंडमेंट्स फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट्स वर चैलेंज। इन्हें चैलेंज किया गया इन तीन अमेंडमेंट्स को इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस हुआ था, इसमें तीन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था, फर्स्ट, फोर्थ और 17th। द कोर्ट हेल्ड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ अमेंडिंग पावर बट इट्स लिमिटेड। फिर इसके बाद में ये हुआ कि कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत कोर्ट को ये तो है, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, बट वो लिमिटेड है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के बाद कोर्ट ने ये बोला। देन इंदिरा गांधी केम इन पावर। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई एंड गेव द स्लोगन। उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। एज मैनी अमेंडमेंट हेल्ड एंड चैलेंज बिटवीन पर्सन मिल टू स्टेट। ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जिन्हें चैलेंज किया पर्सनस और मिल्स ने स्टेट को लेके, उनके खिलाफ। ठीक है। द फाउंडिंग फादर्स हैव मेड सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रिटेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मतलब बनाया, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल्स को जो प्रोटेक्ट कर सकता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। यानी उनका लास्ट यही था कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। द केशवानंद भारती एंड मिनबरा मिल्स केस आर द लैंडमार्क जजमेंट्स इन दिस रिगार्ड। इसके रिगार्डिंग में जो केशवानंद भारती केस और मिनबरा मिल्स का केस हुआ था, इन्होंने छाप छोड़ी थी अपने जजमेंट की, लैंडमार्क जजमेंट्स थे इनके इसके रिगार्डिंग में। जैसे कि केशवानंद भारती में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा केस था जिसमें सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच थी, तो वो केशवानंद भारती केस था जिसमें 13 जजेस इंक्लूड थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो थे वो केसेस थे इस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। आई होप गाइज आपको फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम ये करते हैं। आर्टिकल 36 to 51 अंडर पार्ट 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी बोलते हैं। DPSP में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4th आता है जिसमें आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक के इंक्लूड हैं। DPSP पार्ट 4th आर्टिकल 36 to 51 इंक्लूड है। ठीक है। They are borrowed from the Constitution of Ireland, which had copied it from the Spanish Constitution। जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे DPSP को बोरो किया गया, मतलब वहाँ से देख कर ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो द सपुरा कमेटी इन 1945
सजेस्टेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो सपुरा कमेटी है 1945 में, इन्होंने 2 कैटेगरी सजेस्ट करी थी एक पर्सन के राइट्स के लिए कि उसके क्या क्या राइट्स होने चाहिए। वन बीइंग जस्टिसेबल एंड अनदर बीइंग नॉन जस्टिसेबल राइट्स। एक थे जो जस्टिसेबल थे जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और दूसरे थे जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स थे जो हमारे डीपीएसपी थे। The justiciable rights are the fundamental rights and non-justiciable rights are the directive principle of state policy। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और रिट पिटिशन डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका डीपीएसपी वॉलेट हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये वो थे ये इसलिए बनाए गए थे कि जब कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए या और न्यू रूल्स आए, तो डीपीएसपी को भी ध्यान में रखा जाए, एक तरीके से इनको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट किया जाए। डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल्स थे, डीपीएसपी आर आइडल्स। डीपीएसपी जो है वो आइडल्स हैं, आदर्श हैं, विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड, जो कि माइंड में रखे जाएं बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड इनैक्ट लॉस। फॉर्मुलेट्स यानी कि तैयार करे, इनैक्ट यानी कि बनाए। जब स्टेट कोई न्यू पॉलिसी या कोई न्यू लॉ बनाए, उसे तैयार करें, तो वो डीपीएसपी को माइंड में रखते हुए ही आगे काम करें। डीपीएसपी ये थे। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। विच आर इनमेरेटेड, जो कि गिने हुए हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्ट 1935 है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, इसके अंदर ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं ये रखे गए हैं सारे, और इन्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया है। फिर है दे सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, इन्हें लेकर आया गया है डीपीएसपी को, जिससे कि जो कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल चीज़ें सही तरीके से उनमें बैलेंस बना रहे और सही तरीके से उन्हें किया जाए। DPSPs are idols which are not legally enforceable by the courts for their violation। वही चीज़ है कि जो DPSP हैं वो आइडल्स हैं, आदर्श हैं, लेकिन वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि अगर उनका वायलेशन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड DPSP बट on the basis of their content and direction they are usually classified into 3 types। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डीपीएसपी को डिवाइड नहीं किया गया, क्लासीफाई नहीं किया गया, बट उनके कंटेंट और डायरेक्शन के बेसिस पे इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड आर्टिकल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, और लिबरल इनएक्चुअल प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इनएक्चुअल प्रिंसिपल्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। तो इससे पहले हम अपने दूसरे आर्टिकल्स करते हैं जो हम इन 3 कैटेगरीज में नहीं रखते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल 36 डिफाइन द स्टेट, ये हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है। In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3। इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 36 है डीपीएसपी में, वो हमें स्टेट को डिफाइन करके बताता है कि क्या है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो है वो पार्ट 3 में भी सेम मीनिंग है, यानी स्टेट का सेम मीनिंग है जो पार्ट 4 और पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 37। शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। जो डीपीएसपी हैं उन्हें किसी भी इन्फोर्स नहीं किया जाता है, मतलब दबाव नहीं बनाया जाता उन्हें कंप्लीट करने के लिए कोर्ट पर। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे यही कहा गया है जो डीपीएसपी हैं उन्हें मतलब अगर वो वॉयलेट हो रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट से भी कम नहीं है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि अगर वो कोई लॉ बनाती हैं, स्टेट अगर कोई लॉ बना रही है या फिर कुछ भी कर रही है, तो वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल एंड एक्चुअल प्रिंसिपल्स में। हम बात करते हैं पहले हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ये क्या है? They are the principles that aim at providing social and economic justice and set the path towards the welfare state। जो socialist principle है ये वो principles हैं जिसका aim है प्रोवाइड कराना
लोगों को प्रोवाइड कराना, उनको तक पहुंचाना। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, कि उन्हें सोशल और इकोनॉमिक तरीके से जस्टिस मिल जाए। और पाथ को सेट करना वेलफेयर स्टेट, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल एक वेलफेयर स्टेट चाहता है कि एक वेलफेयर स्टेट हो जिसमें सारी चीज़ें सबके मतलब किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। एक वेलफेयर, एक अच्छा स्टेट हो जिसमें किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। इसमें आता है हमारा आर्टिकल 38। अब देखते हैं आर्टिकल 38 क्या कहता है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो स्टेट है वो सिक्योर करे, यानी कि लोगों को वेलफेयर के लिए जो सोशल ऑर्डर है उसको बनाए रखे, उसको सिक्योर करे। यानी अगर किसी के साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो स्टेट का ये काम है कि वो उसे सिक्योर करे, उसको उस चीज़ से बचाए कि उसके साथ इनजस्टिस ना हो, उसके साथ जस्टिस हो। The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institution of the national life। जो स्टेट है वो प्रमोट करे वेलफेयर को लोगों के, ठीक है, उन्हें सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे, उनका जो भी सोशल ऑर्डर है, और उन्हें जस्टिस दिलाए सोशल तरीके से, और मतलब उनके साथ ना भेदभाव ना किया जाए। उनको पूरा सोशल जो भी चीज़ें हैं जैसे सोशलिस्ट में आ जाती हैं कि कहीं पे जॉब है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो सबके लिए मिलनी चाहिए, वहाँ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी को उसके कास्ट रिलीजन के बेस पे। तो इसमें यही कहा गया इस पूरे पॉइंट में कि जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट बने। तो वेलफेयर स्टेट बनने के लिए उसको ये करना होगा कि सब में इक्वली ट्रीट करना होगा सबको, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है, और सबको उनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, और सारे इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लाइफ से रिलेटेड हैं इन्फॉर्म करना चाहिए। यानी कि हर तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली और जो पॉलिटिकल है वहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि जब ये चीज़ें होंगी तभी तो कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट बनेगी ना। जब वहाँ पे सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो अपनी ग्रोथ करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, तभी तो वो एक वेलफेयर स्टेट होगी। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। जो स्टेट हैं उसमें ये भी है कि इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए इनकम की। लाइक एक मैन है और वुमेन है, ठीक है, वो सेम काम कर रहे हैं लेकिन वुमेन को उसके लिए कम पे किया जा रहा है, पेमेंट कम की जा रही है। तो यहाँ पे यही है कि इनइक्वालिटीज़ ना दिखाई जाए इनकम में, अगर सेम वर्क है तो सेम इनकम पे की जाए। एंड इंडिविजुअल, यानी कि प्रयास किया जाए टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, इनइक्वालिटी स्टेटस में कम की जाए। फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, सबको फैसिलिटीज़ मिले हर तरीके की जो एक पर्सन को मिलनी चाहिए उसके लाइवलीहुड के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको दी जाएं, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और इंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। सिर्फ किसी इंडिविजुअल को ही ये सारी चीज़ें ना हों, कोई जो ग्रुप है अगर वो रिजाइड कर रहा है, मतलब कहीं से आया है किसी डिफरेंट एरिया से, तो वहाँ पे भी उसको उतना ही इक्वली ट्रीट किया जाए जितना वहाँ सेटल हुए लोगों को किया जाता है। यानी ऐसा ना हो कि जैसे कोई दिल्ली का स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो और एक यूपी का स्टूडेंट है। दिल्ली के स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज़ मिलनी है बट यूपी के स्टूडेंट अगर दिल्ली में आके पढ़ रहे हैं तो उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी है। तो स्टेट का ये काम है कि वो ध्यान रखे कि हर पर्सन को, हर ग्रुप ऑफ पीपल को, इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, सारी फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलें। आर्टिकल 38 हमारा यही कहता है। अब है हमारा आर्टिकल नंबर 39, सिक्योर सिटीजन्स। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त, सबको जो सिटीजन्स हैं उनको उनके लाइवलीहुड के लिए सारे राइट्स मिलने चाहिए। यानी कि लाइवलीहुड के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए जितने राइट्स एक पर्सन को मिलने चाहिए वो सारे उसे सिटीज़न को मिलने चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, मटेरियल्स का, किसी कम्युनिटी में कॉमन गुड्स में। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है किसी रिसोर्स का, तो वो सबके लिए इक्वली पेबल होना चाहिए, सबको उसी प्राइस पे मिलना चाहिए, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, इक्वली तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें वेल्थ का मतलब तो हो गया कि जो मनी आप अर्न कर रहे हो, जो धन है, और जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन किया जा रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, जो तो जो वेल्थ और प्रोडक्शन है उसके जो मतलब जिस तरीके से वो कमाया जा रहा है, लेके आया जा रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर वो अननेसेसरी तरीके से किया जा रहा है तो उसका प्रिवेंशन करना, उसकी रोकथाम करना। फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन जो काम कर रहे हैं उसके लिए इक्वल, एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हायर पोस्ट है तो यहाँ पे सिर्फ मेंस काम कर सकते हैं, वुमेन्स नहीं कर सकती हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और जो वर्क है उसके लिए उन्हें इक्वल पे किया जाए, यानी कि अगर कोई काम है उस पर मैन काम कर रहे हैं, वुमेन भी कर रही हैं, तो वुमेन, ऐसा ना हो कि वुमेन को कम पे किया जा रहा है सेम वर्क के लिए और मेंस को ज़्यादा पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही कहा गया है आर्टिकल 39 में भी कि मैन और वुमेन दोनों को इक्वल वर्क मिलना चाहिए और इक्वल पे करना चाहिए उन्हें। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल एब्यूज़। प्रिजर्वेशन यानी कि बचाना चाहिए वर्कर्स की जो हेल्थ है उसको, और चिल्ड्रंस को, यानी कि जो जोर ज़बरदस्ती बच्चों से, वर्कर्स से काम कराया जाता है, और जो एडल्ट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो काम उनसे ज़्यादा कराया जाता है लेकिन पेमेंट उन्हें कम दी जाती है। तो इस चीज़ से प्रिजर्वेशन करना चाहिए, बचाना चाहिए, जिससे क्योंकि उनकी हेल्थ पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। फिर है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उन्हें अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर तरीके से। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39A यानी कि अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 39 में, इसमें ऐड किया गया प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। प्रमोट किया गया, इसमें बढ़ावा दिया गया इक्वल जस्टिस को लेके कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और फ्री लीगल एड टू द पुअर। और जो पुअर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको लीगल एड फ्री मिलनी चाहिए। लीगल एड से मतलब है लाइक आप किसी कोर्ट में गए हो, वहाँ पे आपका केस किसी हायर क्लास वाले पर्सन के साथ है, तो उसने तो एक हायर एडवोकेट को अपॉइंट कर लिया अपने लिए, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो क्या करे, तो वो तो अपॉइंट नहीं कर सकता ना, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि उसके लिए भी फ्री लीगल एड होना चाहिए उसे। ऐसा कुछ जैसे कि अब सरकारी वकील होते हैं जो कम चार्ज करते हैं शायद, और नहीं भी करते हैं, मतलब एक तरीके से वो उनकी तरफ से लड़ते हैं, तो यही चीज़ है कि उन्हें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। अब आता है हमारा आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क, लोगों को काम करने का राइट है, एजुकेशन का राइट है, और पब्लिक असिस्टेंट का सर्टेन केसेस में, यानी कि कुछ ही केसेस में उनको ये राइट मिलता है। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। जो स्टेट है अपनी लिमिट में, इकोनॉमिक कैपेसिटी और उसके जो डेवलपमेंट है वो अपनी ही लिमिट में, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। वो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएं जिससे कि वो राइट टू वर्क को सिक्योर कर सकें, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जहाँ पे बेरोजगार है, बेरोजगारी है, वहाँ पे कुछ ऐसे पब्लिक असिस्टेंस दिए जाएं उन लोगों को। और जो एजुकेशन का राइट है उसमें भी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो स्टेट है वो करें। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट जो लोग हैं उनके लिए, एंड इन अदर केसेस ऑफ अंडर रिजर्व पॉइंट। यानी इसमें ये कहा गया है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, वो अनएम्प्लॉय है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे आप, जो सरकार है वो सबको, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको 200 रुपीज़ दे रही है पर मंथ, ठीक है। और हम कनाडा की बात करते हैं, वहाँ पे 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्सन है वो ये कहेगा कि नहीं, हमें तो कनाडा की तरह दो, हमें भी 2000 दो पर मंथ। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है भाई, विद इन द लिमिट्स, आप ये तो पढ़ो, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। जब हमारी जो स्टेट है उसकी जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जितनी उसकी डेवलपमेंट वो कर सकती है, वो उतना ही करेगी। अभी उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो आपको 2000 पर मंथ दे सके, ठीक है। तो जो भी स्टेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करेगी। आर्टिकल 41 में ये कहा गया है, जो कुछ करना है उसने वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 कहता है मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लाइफ। कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं जस्टिस के लिए, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ह्यूमन कंडीशंस यानी कि जो लोग हैं उनके जो काम करते हैं, लाइक ऐसा होता है ना कई बार, जो
60 एक रिटायरमेंट एज है, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं, बट उसके बाद भी कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी होती है और वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या कहती है कि हम तो आपको रिटायर कर रहे हैं, आप हो जाओ, ठीक है, हम उसके लिए आपको दे तो रहे हैं ना मनी, हम आपको पेंशन दे रहे हैं, क्योंकि भाई जब वो रिटायर होंगे तभी तो दूसरे लोग आएंगे उनकी जगह पर। तो यहाँ पे ये किया गया, प्रोविज़न बनाया गया है। एंड मैटरनिटी लाइफ, यानी कि जो गवर्नमेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए उन्हें लीव दी जाती है, मैटरनिटी लीव दी जाती है। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई लेडी है वो जॉब करती है तो, और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसे मैटरनिटी लीव मिलती है जिसमें उसे पेबल होती है, उसमें उसे पे भी किया जाता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 43, secure a living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers। आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि सारे वर्कर्स को एक सिक्योर लिविंग वेज मिलना चाहिए, यानी कि उनकी जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो एक सिक्योर होनी चाहिए, उतनी फिक्स्ड होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि अगर काम नहीं है तो आप उन्हें पे नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें पेबल होना चाहिए, उन्हें वेजेस मिलने चाहिए। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब जो लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वर्कर्स की मजदूर हैं ये तो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और उनका जो लाइफस्टाइल है उसको देखा जाना चाहिए कि वो हर चीज़ पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 43A। 43A यानी कि अमेंडमेंट किया गया, उसके मतलब ये बाद में आया हमारा आर्टिकल 43A। टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, इसमें स्टेप्स लिए गए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन सिक्योर करने के लिए, किसमें, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन सिक्योर किया गया, यानी कि लोगों को काम मिलना एक तरीके से, कि उन्हें इतना काम मिलना चाहिए, ये चीज़ हमारे इस आर्टिकल में देखी जाती है। फिर है हमारा आर्टिकल 47। ये कहता है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें यह है कि जो लोगों का रहने सहने का तरीका है, जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो लोगों की हेल्थ है, उन सब चीज़ों को इंक्रीज करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर तो ज़रूर।